हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे सीएचएसएल का एक और क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका 25 मई 2020 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम फिर से सीखेंगे कि किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, कम से कम समय लगाना है आपको ये। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है एवरेज का। यहां पर इसने कहा कि इफ द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज p एंड द एवरेज ऑफ m क्वांटिटीज इज q, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब इसने कहा कि n क्वांटिटीज है, हमें नहीं पता, फॉर्मूले के फॉर्म में इसने पूछा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जब भी एवरेज का फॉर्मूले की बात आती है तो वो होता है नंबर ऑफ डाटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज, उसका डाटा का सम आ जाता है। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला है। तो अगर इसने कहा है कि यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी है, n है, तो n क्वांटिटीज का अगर एवरेज p है तो मैं ये कह सकता हूं इनका जो सम होगा, इस डाटा का जो सम होगा वो np होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसने कहा कि एवरेज ऑफ m क्वांटिटीज इज q, अगर m क्वांटिटी है और उसका एवरेज q है तो कहीं ना कहीं उसका जो सम आएगा वो mq आएगा। अब जब एवरेज निकाला जाता है और एवरेज का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं आपके पास सम अपॉन में नंबर ऑफ डाटा है, सम अपॉन में नंबर ऑफ डाटा है। अब जब यहां पर हमारे पास सारा डाटा आ चुका है तो ये कह सकते हैं एनपी प्लस एम क्यू, ये कहीं ना कहीं आपका टोटल डाटा आ जाएगा, एनपी प्लस एम क्यू। ठीक है, ये डाटा है। तो अगर मैं सम कह रहा हूं यहां पर एनपी प्लस एम क्यू है तो डिवाइड करेंगे ना टोटल नंबर ऑफ डाटा से। कितना है टोटल नंबर ऑफ डाटा, m प्लस n है। ठीक है, तो m प्लस n यहां पर आएगा, तो कहीं ना कहीं np प्लस एम क्यू अपॉन में m प्लस n, जो कि एग्जैक्टली आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एग्जाम के टाइम पे ये देखो ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे आप कुछ ना कुछ ऐसा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि सब एक जैसे लग रहे हैं और गलत आंसर पे आप टिक कर दो। तो ये ध्यान रखना है, एक बार मैच कर लेना है जरूर। एम पी प्लस एम क्यू, एन पी है, ठीक है, और यहाँ पर एन पी है प्लस एम क्यू है अपॉन में एम प्लस एन। यहाँ पर एम एन पी प्लस एम क्यू है लेकिन अपॉन में पी प्लस क्यू गया। यहाँ पर एम पी है, ठीक है, एम के साथ क्या है, पी है, लेकिन यहाँ पर एम के पास क्या है, क्यू है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा बचना जरूरी है, इन पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर देना है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसने कहा कि एक टेबल है, यहाँ पर एक मतलब कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई इनका ये जो द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड द पास्ट कैंडिडेट इन हंड्रेड्स इन अ टेस्ट फ्रॉम 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये अलग अलग संस्थानों से एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या दिखाता है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपको दिखा रहा है कि अपीयर्ड कैंडिडेट, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो ऑरेंज वाला पार्ट है या रेड वाला पार्ट है वो हमें पास्ड कैंडिडेट को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी पास्ड पर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पास्ट वालों की बात कर रहे हैं, तो पास्ट वाले कहीं ना कहीं ये ऑरेंज वाले पार्ट है। अगर मैं इन सभी को क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 100 में दिखा रहा है ना। इसने कहा ना ये हंड्रेड्स में है, मतलब जितना भी ये नंबर है 12 तो वो 1200 है। ठीक है, ये केवल आपको यहाँ पर क्या लिया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 100, जैसे 1212 है तो कैंडिडेट 1200 है, 100 है उतना ही 100 है। चलो यहाँ पर अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो 10 के मल्टीपल्स ऐड कर लेते हैं, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 10 कहीं ना कहीं 60 आ गया। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं, 60 में 2 2 और 8 10, 70 हो गया, 70 और 76, 76 और 78, ये कहीं ना कहीं 84 हो गया। ठीक है, तो ये 84 आया, क्या आ गया हमारे पास, ये 8400 एंड कैंडिडेट्स पास्ट है। ठीक है, 8400 कैंडिडेट पास हैं, लेकिन ये डिवाइड कितना करना है, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, पर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो एवरेज मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ए 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करना है, तो जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1680। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है।
1680। तो चीजों का ध्यान रखना है कि डाटा एक बार जरूर रीड करना है कि ये 100 में दिया है या किस में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप वहां पर ये सोच लो कि ये तो गलत दिया हुआ है, या डाटा डाटा तो यहाँ पर केवल 12-20 ये लिखा हुआ और आपसे इतना इतना बड़ा एक आंसर आ रहा है। तो वहां पर ऐसी गलतियां हो सकती हैं वहां पर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में अगर आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से चीजें हो सकती हैं कि आप डाटा को मिसरीड कर लें, ठीक है। तो इन चीजों का छोटा छोटा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तरफ चलते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज 3 डिविजन्स दैट हैव 20, 30 एंड 40 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली। If the working percentage of this during weekend were 20, 30 and 40%, then working percentage of the entire company with that weekend was approximately, ठीक है। इसने कहा कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 डिवीजन होते हैं जिसमें से 20, 30 एंड 40 कर्मचारी होते हैं, ठीक है। 20 है, 30 एंड 40 है। उसने कहा कि यदि सप्ताह के अंत में इसका कामकाजी प्रतिशत जो है वो 20%, 30 और 40% है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, तो उस सप्ताह के दौरान पूरी कंपनी का कामकाजी प्रतिशत क्या था। बिल्कुल ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूँ 20 यहाँ पर है, तो इस 20 में से कहीं ना कहीं 20% प्रेजेंट है। तो अगर इसका 20% मैं निकालता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 2 इंटू 2 400 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ 30 और उसी 30 का 30% कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो ये कहीं ना कहीं 3 3 9, ये कुछ गलत हो गया है, 2 4 आएगा, ठीक है। 20 का 20% 4, 30 का 30% 9 एंड 40 का कहीं ना कहीं 40% है, तो 4 4 16, ठीक है। जीरो तो कैंसिल हो जाती है। कुछ शॉर्टकट्स मैंने शॉर्ट्स में भी चीजों को समझाया हुआ है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो जब भी जीरो और जीरो होते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है परसेंटेज के 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 4 4 16, ठीक है, 16 है ये। तो अब देखा जाए कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 प्रेजेंट है। और टोटल कैंडिडेट्स कितने थे यहाँ पर 20, 30 और 40 मतलब 90। तो 90 का कितना परसेंट इसने ये बोला है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 9 इंटू 3 27, और यहाँ पर 2 बचा, तो 9 टू 18, ठीक है। तो 33 पॉइंट अगर देखा जाए, ठीक है, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर पॉइंट आएगा क्योंकि 3.2 था ना, 9 3 27 पॉइंट लग गया, तो 3 पॉइंट, लेकिन ये कहीं ना कहीं 10 कैंसिल हो जाएगा इस डेसिमल से, तो 32 अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर r प्लस 64 बाई आर इज इक्वल टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r की पावर 4 प्लस 1 बाई r की पावर 3। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखने में कुछ कुछ लगभग इस तरह का लग रहा है ये क्वेश्चन, कि शायद आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ n दे देता है, या कुछ कुछ भी वैल्यू दे देता है, 4 दे देता है, और आपसे पूछा जाता है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन करे गए हैं, या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है। ये क्वेश्चन तो करने आसान थे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो के इसकी इसकी वैल्यू के क्यूब माइनस 3 के, इसकी वैल्यू निकालते के स्क्वायर माइनस 2, कहीं ना कहीं फिक्स फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आर की पावर 4 पूछ रहा है और यहाँ पर आर की पावर 3 पूछ रहा है। अब इसमें कैसे करें, देखो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। देखो ये असल में क्या कह रहा है कि आर प्लस 64 बाई आर प्लस 64 बाई आर इज इक्वल टू 16 है, और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या ये बोल सकते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं आर, तो ये आर के साथ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 64 आ जाएगा, एलसीएम लिया तो मैंने, इज इक्वल टू 16। ये आर जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 16 आर, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये माइनस 16 आर आ जाएगा, और इज इक्वल प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें इस 64 के,
क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू होती तो 64 से मल्टीप्लाई होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पर 64 है। अब 64 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम क्या आ जाए, 16 आ जाए, तो कहीं ना कहीं 8 इंटू 8 आएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इस माइनस 8r माइनस 8r प्लस 64। देखो प्लस माइनस करने पर माइनस 16 भी आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई माइनस माइनस करने पर ये कहीं ना कहीं 64 भी आ रहा है, तो इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर r कॉमन है तो r माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 कॉमन है तो r माइनस 8 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब r माइनस 8 कॉमन आ गया, r माइनस 8 अगर कॉमन है तो यहाँ पर भी r माइनस 8 है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इक्वेशन से कहीं ना कहीं r की वैल्यू जो है वो कितने आ रही है, 8 आ रही है। और अगर r की वैल्यू 8 है तो अब हम इसमें रखनी है बस वैल्यू 8 की पावर 4 कहीं ना कहीं 4096, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 8 का क्यूब कहीं ना कहीं 512, तो 4096 प्लस 1/512, आंसर ऑप्शन नंबर ए मैच होगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये चीजें। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए जरूर है कि क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो एक फॉर्मेट याद करा हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n आता है, तो उसके ऊपर एक्स स्क्वायर वाली या एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 3 वाले क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब स्टूडेंट जब पहली बार देखेगा इसको तो कहीं ना कहीं उसको वही पैटर्न याद आएगा कि इसमें तो पावर सेम करी है हमने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों ही जगहों पर ऊपर और नीचे पावर अलग कर दिया है, तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एलसीएम निकालो, एक्स की वैल्यू या आर की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, उसके बाद आप उसको जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसमें पुट करोगे तो आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, 2 तरह के मिल्क हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्राइस इज 70 एंड अदर टाइप इज 50। दो टाइप को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसका न्यू मिक्सचर है 55 लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। देखो ये कहीं ना कहीं एलिगेशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि एक टाइप का मिल्क था, दूसरे टाइप का मिल्क था, और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया था उस मिक्सचर का भी प्राइस दिया था। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो कहीं ना कहीं मिक्सचर और एलिगेशन, मतलब एलिगेशन वाले क्वेश्चन मेथड से इसको किया जा सकता है। अगर देखें तो 70 लीटर का एक रेट था 70 पर लीटर, और यहाँ पर 50 था दूसरा, और दोनों को जब मिक्स कर दिया गया था तो रेट था 55। तो बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं क्रॉस में, तो 70 में से जब 55 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 15, और 55 में से जब 50 को क्रॉस में बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, 55 में से 50 गए कहीं ना कहीं 5, तो ये कहीं ना कहीं 1:3 का रेशियो निकलेगा। इसका मतलब उस मिक्सचर को 1:3 के रेशियो में उसने मिलाया था। पहले मिक्सचर में से उसने 1 क्वांटिटी ली होगी, तो सेकंड वाले में से उसने 3 क्वांटिटी ली होगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन कंप्लीट्स द जर्नी इन 10 आवर्स। एक मैन है जो अपनी जर्नी को 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, एंड ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब देखो इसने जितनी भी जर्नी रही होगी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और बिल्कुल इक्वल, क्योंकि उसने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोला है, तो क्या मैं इसको x मान सकता हूँ और इसको भी x मान सकता हूँ? तो जब ये टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं 2x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, चलो तो मैं ये कह रहा हूँ कि x डिस्टेंस इसने पहले तो 21 की स्पीड से तय की, प्लस x डिस्टेंस ही उसने दोबारा 24 की स्पीड से तय की, और जब ये सब हुआ तो उसको जो टाइम लगा कहीं ना कहीं कितना लगा, 10 आवर्स। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई मतलब पार्ट करता हूँ तो 3 × 7 है, और 24 को अगर बात करते हैं तो 3 × 8 है। ठीक है, तो 3 × 7, 3 तो ले लिया आपने 8, तो 7 8 56, 56 इंटू 3, 3 6 18, 3 5 15 एंड 16, 168 इनका एलसीएम आएगा। क्लियर है? तो ये जब आप देखोगे कि x 21 का कितना टाइम्स है ये, तो आप ये देखोगे 21 का 8 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर 8x आ जाएगा, प्लस 24 का कितना टाइम्स है, 3 8 24, 24 का 7 टाइम्स है तो 7x आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। जब ये इधर जाएगा तो ये 7 और 1 मिलाकर ये 15x इज इक्वल टू 1680 आ जाएगा। 15 से अगर काटें इसको, या ये कहें 3 से काट लेते हैं पहले, ठीक है, तो
3 से काटने पर ये 5 आ जाएगा, 3 से 5 टाइम्स 15, 3 से 6 टाइम्स 18 एंड 0 एंड 5 से जब दोबारा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 1 एंड कहीं ना कहीं 2, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, इतनी आ गई डिस्टेंस, लेकिन ये केवल x की वैल्यू आई है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो 2x थी ना, x और x, तो जब आप इसका 2 टाइम्स करोगे तो 224 आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। टोटल डिस्टेंस ही तो पूछिए ना, फर्स्ट हाफ हमने तो केवल एक हाफ डिस्टेंस निकाली है जो कि 112 है, डबल कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी डिस्टेंस सामने आ जाएगी जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में रखी थी। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेडियाई हैं सर्कल, सॉरी, दो सर्कल का रेडियाई जो है वो 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं आपके पास है क्या, तो डी का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं होती, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती, तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेंथ उसकी बड़ी थी। चलो, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला, डी का मतलब होता है जो उनके सेंटर्स के बीच की लेंथ है जो कि 12 है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस R2 माइनस R1 मतलब 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 14 में से यहाँ पर 9 जब माइनस होगा तो कहीं ना कहीं 5, और यहाँ पर 13 बचेगा, तो 135 आ जाएगा रूट। अब 135 के अगर हम फैक्टर्स करें अगर 135 के, तो कहीं ना कहीं देखो 5 से करते हैं, 5 टू ज़ा 7 से, 3 से 3 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, 3 से 3 और 3 से 1, तो कहीं ना कहीं एक 3 तो बाहर आएगा स्क्वायर, और बाकी 15 बच जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3 रूट 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्टली मैच हो रहा है, 3 रूट 15। ठीक है, बहुत सिंपल है। कुछ तो क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, जैसे ये टेंजेंट वाला क्वेश्चन था, एक ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये टेंजेंट का फॉर्मूला अगर हम समझे इसको कि दो सर्कल्स होते हैं, अब ये बड़े छोटे हो सकते हैं, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो दोनों को टच करती हुई गई है, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अब ये सर्कल जरूरी नहीं कि मीट करें, ये सर्कल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकते हैं, और एक टेंजेंट ऐसे जाए, तो इनके सेंटर्स की बीच की दूरी जो है वो तो डी कहलाती है, और ये R1 और R2 कहलाता है, तो इसकी लेंथ आपकी यहाँ पर निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे की तरफ यहाँ पर चलते हैं। देखो, यहाँ पर अगर बात करें P की वैल्यू जो है वो 11 है, और वैल्यू आपसे पूछी गई कि P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो वैल्यू रख सकते हैं या तो यहाँ पर, और शायद आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 इंटू 11 33 प्लस 3, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये 3 3 1, ये 3 और 3 6 और 1 7 आ जाएगा, और 3 और 2 कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 इंटू 11। ठीक है, यही है। ठीक है, यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो 3 3 6 और 1 17, 3 और 2 5, ठीक है 1 आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 7, कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट तो 7 ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखने में तो ये कहीं ना कहीं अलजेब्रा का बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है नहीं है, केवल वैल्यू को पुट करी, वैल्यू आ गई, और फिर यूनिट डिजिट से ही आपका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको करना है। अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट 24 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास लगाना है। 24 माइनस 52 माइनस 4 प्लस 10 इंटू माइनस 3, तो सबसे पहले ये वाला माइनस खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये माइनस 3 होगा। माइनस 3 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 10, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। जब ये माइनस ये बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस 6 हो जाएगा। तो जब आप ये प्लस 6 करोगे इसमें तो 58 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो बाहर है ही, 24 माइनस हो जाएगा। अब ये 24 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पर 5 में से 2 गए
ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या? 10 इंटू 30, तो 10, क्या कर रहे हैं हम? -10 इंटू ये -30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -26, -26 जब अब ये ब्रैकेट के साथ खुलेगा तो +26 हो जाएगा, तो 52 + 26 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बाहर है 24, ठीक है, वो भी माइनस। तो यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 20, इसको इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये आ जाएगा 78, और यहाँ पर -24। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे इसको, तो 8 में से 4 गए 4, और 7 में से 2 गए 5, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, -54 इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है अभिलक्ष एकेडमी का, उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, तो उसमें मैं सॉल्यूशन के साथ आपको एक पेपर, मतलब या तो रिटर्न फॉर्म में या कहीं ना कहीं एक वीडियो के फॉर्म में आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 4:3। ए और बी का रेशियो का इनकम का रेशियो इसने दिया है 4:3, और एक्सपेंडिचर दिया है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 5/12 है। क्लियर है, 5/12 है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ए की इनकम, ए और बी की अगर मैं इनकम की बात करता हूं, तो इनकम इसने कहा कि 4:3 है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो एक्सपेंडिचर है वो इसकी इनकम का 5/12 है। इनकम तो इसकी 4 है ना, तो 4 का 5/12 मुझे करना पड़ेगा, तो 4/3 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 5/3। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर बी के लिए, तो बी की जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो 7/15 है। तो 7/15 जो है किसका है? 3 का। तो 3 का जब आप 7/15 करोगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये 5, तो कहीं ना कहीं ये 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो एलसीएम ले लो आप ऐसा, या तो आप एलसीएम ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 से कर लेते हैं, तो 3 से 5 बार 25 आ जाएगा ये, और 5 का 3 बार 21 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर डिफरेंस लें, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में कहा है कि उनके जो एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो 4500 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4500। कितनी दे रखी है? 4500। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं 4 का 1 टाइम्स, 4 का 1 टाइम्स, और ये 25 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसने पूछा है क्या? बी की इनकम बताओ। तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो आया है, कहीं ना कहीं क्या, या तो आप ये कह सकते हो इनका डिफरेंस आप निकाल लो, फिर 5/3 और 7/5। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं केवल इसका कंपैरिजन की वैल्यू के साथ आया है ये। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इनकम कितनी आ जाएगी उसकी? ठीक है, तो इनकम कितनी आ जाएगी? असल में इसने कहा था कि इनकम का 5/12 उसकी एक्सपेंडिचर थी, इनकम का 5/12 उसका एक्सपेंडिचर था, तो कहीं ना कहीं इनकम जो है वो कहीं ना कहीं इसकी 12 थी। बोलो। ठीक है, तो उसी में से तो 5 रुपीज उसकी एक्सपेंडिचर रहा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब ये डायरेक्टली मैं इनकम के साथ नहीं कर सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई, की 4 इसको 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी कोई वैल्यू, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका ही कंपैरिजन है ये जो 25 और 21 का जो डिफरेंस आया 4, इसकी वैल्यू 4500 है। अब हमें निकालनी है इनकम, इनकम ऑफ बी। ठीक है, अब देखो, क्या ये बोल सकते हैं कि जो इनकम थी बी की, जैसे कि यहाँ पर 3 थी, तो इस 3 का क्या करना था? हमने 7/15 कर दिया था, तो उसका एक्सपेंडिचर आ गया था। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, उसकी सेविंग निकाल लो और फिर उन सब्जी को ऐड कर दो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। नहीं तो फिर एक दूसरा भी तरीका यहाँ पर हो जाएगा, ये तो शायद नहीं लगेगा इसमें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि उसका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो है उसका वो है 15, मतलब 7/, ए का 5/12 है, ए का क्या है? 5/12 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि ए की वैल्यू, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो ये कह सकते हैं ए और बी के एक्सपेंडिचर इनकम की ले लेते हैं। इनकम
और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए ये कह रहा है कि 12 रुपए में से 5 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो इनकम अगर 12 है तो 12 में से 5 रुपए वो खर्च कर रहा है, ठीक है। और बी की अगर बात करें तो 15 में से 7 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर इनकम जो ए और बी की है वो इस रेशियो में नहीं है, इनकम जो है ए और बी की वो इस रेशियो में नहीं है। तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को 4:3 के रेशियो में ले आए। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों को इनकम को इक्वल करते हैं, और इनकम का एलसीएम कितना आएगा, ये 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, दोनों को 60 बनाया जा सकता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, ठीक है। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इस रेशियो में लाना आसान हो जाएगा, इसको 4 से और इसको 3 से, पहले इक्वल किया 5 और 4 करके, और फिर 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो में लाने के लिए। इसका मतलब मुझे पूरा रेशियो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 12 ए और बी का इनकम का दिखाएगा वो, जो कि 240, उसमें से 20 इंटू 5 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 15 इंटू 12 180, और यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 7 84। अब शायद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, ए और बी के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो है वो 12 है, सॉरी 16 है। 16 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 4500, ठीक है। तो यहां पर हमें बी की वैल्यू चाहिए जो कि 180 है, तो 180 की वैल्यू निकाल देंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। या तो आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 से करोगे तो 4 4 16, 4 से करोगे तो 45, ठीक है। 4 से करोगे तो वही 1125 आ गया फिर से, ठीक है। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से। तो 1125 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, 5 टू 10 2, ठीक है, 5 टू 10 और 12, यहाँ पे कैरी ऑन, 5 1 5 और 6, 5 1 5, 4 5 20, 4 2 8 9 10, ठीक है, और 4 1 4 और 5, और 4 1 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 2 6, 5 और 5 0 1 और 5 0 6 2 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से करना है। वो जो पहले हमने मेथड अपनाया तो वो इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो 5/12 और ये करा है उसके हिसाब से वो वैल्यू 25 और 21 आ गई थी, हमने इनकम को नहीं लिया वहां पर, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। चलो उम्मीद है चीजें समझ आई है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब आगे की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो एक ट्रिग्नोमेट्री का, और यहाँ पर 1 + 10 डिग्री इंटू 1 + 10 35 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, इफ अगर ए और बी का सम 45 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है 1 + 10 ए इंटू 1 + 10 बी की वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होती है। इसका मतलब इसका आंसर कहीं ना कहीं आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 आएगा। फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल प्योर, पूरी तरह से क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर की वॉल्यूम जो है 288 पाई दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब अगर मैं बात करूं स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो की वैल्यू दे रखी 288। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 4 से डिवाइड करके 4 7 28, 4 2 8, और ये जब इधर जाके डिवाइड होगा पाई आर, ये अच्छा पाई था, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3 2 6, 3 7 21, और आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। अगर आर की वैल्यू 6 आ गई है तो इसने पूछा है कि भाई सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर 4 रखें, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसी दी हुई है, तो पाई और आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर है 36, 4 6 24, 4 3 4 12, 12 और 2 144, तो 144 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 15744 वोट्स विच आर 48% ऑफ द इलेक्टोरेट। जो विनिंग कैंडिडेट था उसको इतने वोट मिले जो कि 48% के बराबर थे। इसका मतलब 48% की वैल्यू ये है। द ओनली अदर परसेंट ऑफ द इलेक्टोरेट फाइंड द नंबर हु डिड नॉट वोट। अगर 48 उसको मिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो, और 22 जो
अदर कैंडिडेट था उसको मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने वोट ही नहीं दिया है, तो 48 हटाओ और 28 हटाओ तो कहीं ना कहीं 40 70% हो जाएगा। 22 और 48, हाँ 70% हो जाएगा। तो 70% तो वोट डले हैं। अगर 48 देखा जाए तो 70% वोट डले हैं, कुछ इसको मिले कुछ इसको मिले हैं, तो रिमेनिंग जो जिन्होंने नहीं डाले वो तो 30% है। तो अगर 48% की वैल्यू जो है कि इसने बताई है इतना है 15744, तो इसका मतलब हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। तो 15744 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 48, 1 की वैल्यू आ गई और 30 की वैल्यू चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर 48 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, या पहले कुछ और काट सकते हैं। 48, 2 से 24, 2 से 15, 3 से 5, 3 से 8, 8 से अब इसको डिवाइड करें या 4 से कर लेते हैं, 4 से 2 टाइम्स। ठीक है, तो 4 से 4 3 से 12। ठीक है, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर 4 9 से 36, 1 बचा 14, 4 3 से 12, 2 बचा और यहाँ पर 7 6 से 24। ठीक है, दोबारा से 1 से 2 से करेंगे तो 2 1 से 2। ठीक है, 1 और यहाँ पर 1 9 से 18, यहाँ पर 6 से 12 और 1 8। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करो 5 8 40, 4 5 6 से 30 और यहाँ पर 4 40 आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन मैच हो गया 9840। आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से करना है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मिलाते चलो, जैसे ही ऑप्शन मिल जाए एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी सारे ऑप्शंस। तो इस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं और आगे की तरफ अब चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसने कहा कि एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको 1982 से 1986 का एक बैंक का लोन डिसबर्स्ड का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ओवर द ईयर्स। तो कौन से बैंक में ऐसा हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है लगातार, 18 फिर बढ़ गया, ये तो नहीं, छोड़ो, ये बी जो है बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ा। ठीक है, सी 29 28 22 17 11, यही है बैंक सी जिसमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या देखा गया है, कहीं ना कहीं डिक्रीज ओवर द ईयर्स देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, बैंक सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, यहां पर क्वेश्चन पूछा है क्या कि the price of the certain laptop is discounted by 20% and the reduced price in then discounted by 20%, तो सीरीज ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है और सिंगल डिस्काउंट बताना है। देखो, क्या ये बोल सकते हैं 100 रुपीज है कोई, 100 रुपीज पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 हो गया, फिर 80 पर दोबारा से 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो इस 80 का 20% 16 होता है। ठीक है, तो 16 माइनस होने पर ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 64 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 36% का डिस्काउंट मिला। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब चीजें मैंने बाकी सभी वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, सभी टाइम एंड वर्क, ये सब चीजें करा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको जाके देखें चैनल पे, एक एक चीजें मैंने उसमें डिटेल में समझाई हुई किस तरह से चीजों को करना है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अ मैन सेल्स द गुड एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम। ठीक है, देखो कितना करेक्ट, तो 40 ग्राम है ना, तो 40 ग्राम का प्राइस मैं 40 रुपीज मान लेता हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 40 ग्राम 40 रुपीज। इसने कहा इसकी जगह इसने 20 ग्राम सेल किया, तो 20 ग्राम जब इसने सेल कर रहा है तो 20 ग्राम का सीपी भी तो 20 रुपीज ही है। 20 ग्राम जो वो सेल कर रहा है तो 20 ग्राम का भी तो सीपी क्या है, 20 रुपीज ही है। ठीक है, अब इसने कहा कि यहाँ पर इसने 4% का लॉस किया, तो इसका कहीं ना कहीं 40 का जब आप 4% निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 4 4 16, 1.6 रुपीज का लॉस। जब ये 40 रुपए में से 1.6 रुपीज का लॉस करेगा तो कहीं ना कहीं 38.4 का तो वह सेल करेगा। तो क्या ये बोल सकते हैं 20 रुपए की चीज कहीं ना कहीं 38.4 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं 18.4 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, तो ये अपॉन में सीपी 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कहीं ना इसका 5 टाइम्स, ये कहीं ना कहीं 10 आ जाएगा यहाँ पर, 5 5 5 2 2 से 60 सॉरी 90, तो 92% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं स्टार्टिंग विद ई। मतलब पहले ए आता है फिर बी आता है, अगले दिन फिर ए आता है फिर बी आता है, इस तरह से काम करते हैं। एलसीएम लिया 60, 12 से 5 बार गए, 30 से 2 बार। ठीक है, तो पहले दिन अगर ए आएगा तो 5 वर्क होगा, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये 5 और 2 के आगे आपके पास एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। तो अगर ए पहले दिन आता है 5 काम करता है और बी दूसरे दिन आता है 2 काम करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 दिन में 2 डेज के बाद कहीं ना कहीं 7 वर्क होगा। ठीक है, तो अगर 7 वर्क होगा, काम तो हमारे पास कितना है 60 है, काम हमारे पास कितना है 60 वर्क है। तो इसका मतलब इस 7 से मल्टीप्लाई करने कितना जो 60 आ जाए, तो 60 कभी भी डायरेक्टली नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 7 की टेबल में कितना जा सकता है। तो मैंने कहा भाई 56 जा सकता है, तो 8 टाइम्स करा, 8 टाइम्स करा, तो कहीं ना कहीं 16 डेज में मैं ये कह सकता हूँ 16 डेज में 56 वर्क हो चुका है। लेकिन अभी 4 वर्क बचा है। अब ये 4 वर्क कौन करेगा, जब ये साइकिल तो कंप्लीट हो चुकी है, अगले दिन केवल ए को ही आना पड़ेगा। अगर ए आएगा और 4 वर्क करेगा और उसकी एफिशिएंसी है 5 की, तो इसका मतलब 4/5 दिन और लगाएगा, 4/5 दिन और लगाएगा, और कितना काम करेगा 4, तो 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 16 4/5 डेज में। ऑप्शन नंबर ए में एग्जैक्टली ये में फिगर मैच हो रही है 16 4/5। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, चैनल को जरूर लाइक करना है, वो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जरूर लाइक करना है और शेयर भी करना है, लोगों तक पहुंचा उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 ट्रेन 200 मीटर की हैं, 2 ट्रेन जो है 200 मीटर की हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये ट्रेन का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, जब भी एक दूसरे को पार कर रही हैं, जैसे भी पार कर रही हैं। तो देखो डिस्टेंस क्या रखेंगे, 200 मीटर की ट्रेन है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो वो 400 हो जाएगी। दोनों डिस्टेंस, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो एक ट्रेन की स्पीड तो 90 है। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो एक की स्पीड तो 90 है और एक की x मान लेते हैं, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में और ये डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस स्पीड को, जिससे वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि टाइम भी आपको सेकंड्स में दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से कहीं ना कहीं ये 8 बार आ जाएगा। ठीक है, 50 से 8 बार आ जाएगा ये, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स आ जाएगा। ये 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू आसान है निकालना है, 44 ये आ जाएगा 54। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर हमने तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, तो ये अब किलोमीटर में कैसे आ गया। भाई जब ये x रखा था, ये x तो किलोमीटर पर आवर में ही माना था आपने, तभी तो उसको यहाँ पर चेंज किया था। तो ये तो x की वैल्यू आई है, जो आपने, जो x की वैल्यू थी जो कि किलोमीटर पर आवर में ही रखी है, वही वैल्यू आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्नी ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। ठीक है, डिस्टेंस ड्यूरेशन, जितनी देर की जर्नी है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करो, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है बिल्कुल इनके बीच में। इसने कहा कि द पर्सन ट्रेवल 378 इन 7 आवर्स, तो कितने आवर्स में वो 918 किलोमीटर। तो क्या ये बोल सकते हैं 378 किलोमीटर वो 7 आवर्स में पार कर रहा है, तो 1 किलोमीटर वो कहीं ना कहीं 7/378 में पार करेगा। और 918 किलोमीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 7/378 मल्टीप्लाई बाई 918। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो 7 से 5 बार 35। ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा, 7×28। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब 54 का आप इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या ये 54 का 8 टाइम्स 7 टाइम्स जा सकता है, यूनिट डिजिट मैच हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है। तो 54 का अगर मैं 7 टाइम्स करता हूँ, 4 7 28, 5 7 35, 35 और 2 37, नहीं नहीं नहीं, 17 टाइम्स कर लेते हैं 54 का 17 टाइम्स,
4 7 ज़ा 28, 5 7 ज़ा 13, हाँ 17 हो जाएगा, 5 7 ज़ा बिल्कुल ठीक आ जाएगा 17 टाइम्स, क्योंकि ऑप्शन 17 है। ठीक है, क्योंकि 7 टाइम्स नहीं जा रहा था, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आ रही थी। अब ये दोबारा से करेंगे तो 17 ही करना पड़ेगा। 4 7 ज़ा 28, 2 5 7 ज़ा 35, 36, 37, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, तो आ गया ही बिल्कुल। 7 और 4 11 और ये 918, बिल्कुल ठीक है, 17 टाइम्स था ये। ठीक है, ये 17 टाइम्स ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट ने हेल्प करी है, क्योंकि जब देखो 34 के टेबल में कब आता है, जब यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 7 टाइम्स करके देखा, 300 350 आया, फिर हमने 17 टाइम्स करके देखा, इससे आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे के बढ़ते हैं। A sum of rupees 16,875 when invested at the rate percent interest per year compounded annually amounts to 19,683 after 2 years. What is the value of R? देखो, एक सम था जो 16,875 रुपए था, उसको इन्वेस्ट किया गया था आर परसेंटेज पर। देखो हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सीआई के बारे में आता है तो आपको क्या करना है, 16,875 और दूसरा जो है ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है जो कि है आपके पास 19683। सबसे पहले तो ये डिवाइड जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप इसको डिवाइड करो, और उसके बाद जितने साल का है यहाँ पर उतना ही आप इस पर रूट लगा दो, तो ये वैल्यूज हमारी सिंपल हो जाएंगी, 1 ईयर के इंटरेस्ट रेट पर आ जाएगा। और फिर 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट रेट पर आ गया फिर तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट रेट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं शायद कुछ हो जाए। 3 से एक बार डिवाइड करते हैं, 3 से क्या डिवाइड होगा, 8 और 7 15, 15 5, हाँ ये हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर ये भी हो जाएगा, 9 ठीक हो जाएगा। तो 3 से कर लेते हैं पहले, 3 से 5 बार 15, ठीक है, एक बचा, 3 से 6 बार 18, 3 से 2 बार 6 और 5 बार 15। यहाँ पर 5 से 3 बार, सॉरी 5 से 6 बार 18, 5 से 5, सॉरी 3 से कर रहा हूँ, 3 6 18, एक बचा, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 6 18 और यहाँ पर 3 एकम 3। अभी भी 3 से दोबारा से डिवाइड होगा, 3 से 3 से 3 टू 3 1 3, दो बचे यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, दो बचे, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर एक बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ पर 3 से दोबारा से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। नहीं, कुछ गलत हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 3 एकम 3, यहाँ पर आया आपके पास दो बचे, हाँ 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर दो बचे, 3 सत्ते 21, 8 बार जाएगा। ठीक है, 2187। यहाँ पर 3 से दोबारा से डिवाइड होगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 2 और ठीक है 7 29। अब ये आगे नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, स्क्वायर रूट। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लगाना है, और अगर 3 साल का है तो क्यूब रूट लगाना है। ठीक है, तो 625 अगर देखें तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 27। तो अब सिंपल निकाल सकते हो कि 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 25 रुपए प्रिंसिपल पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 25 से 4 बार, 2 चौक 8% इसका रेट रहा होगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो रेट निकालने वाले क्वेश्चन वो सीआई वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सीआई वाली वीडियो में आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। जब आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन, ये रेट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कराई हुई है, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया निकालना है, ये कहीं ना कहीं हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तीनों साइड दी हुई है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला की अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है आपके पास ट्राइंगल का एरिया, जो कि सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, इन सभी को ऐड करके आधा कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 का आधा कर दिया तो 6। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर रखते हैं रूट में,
6 गुना 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा और 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया तो 3 6 18 18 दूनी 36 और 36 का रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और तरीका था, अगर आपको ये पता चला कि ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 का एक कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट बनता है कि ये P है, ये B है और ये H है। तो कहीं ना कहीं हाइट बेस इंटू हाइट, एरिया का ट्राइंगल होता है, वो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब हाफ बेस कितना है, यहाँ पर 4 है या 3 है और उसकी हाइट 3 है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इससे भी एरिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने पूछा व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इन द नंबर दैट, ये नंबर दिया हुआ विच इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर एक लेटर, एक नंबर मिसिंग है जो कि ए जगह दी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जब आपने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल सीखी थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई कभी भी ऐसा हो तो आप 9 के मल्टीपल्स आप काट दो। जैसे कि 9 डिविजिबल है, काट दो। ग्रुप कोई कट रहा है तो काट दो, 7 और 2 9 कट रहे हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 ये भी कट गया 9। ठीक है, अब हमारे पास बचे कितने, 8 और 5, 8 और 5 13। तो 13 प्लस ए। ठीक है, अब 13 में ऐसा क्या ऐड, सॉरी 13 और ये भी बचा हुआ है अभी, 8 और 7 15, 15 और 5, 15 और 5 बचे हमारे पास 20। तो 20 में ऐसा क्या ऐड करें जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 27 हो जाता है। इसका मतलब इस ए की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी, तभी वो कहीं ना कहीं 20 प्लस 7 27, 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है आपको। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हुए हैं, ये भी आप उस वीडियोस में देख सकते हो। नेक्स्ट है ग्राफ का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल दी हुई है यहाँ पर डीआई की। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या कह रहा है पहले देखो आप इसमें। द टेबल शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन द डिफरेंट कंट्री इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न वर्षों में विभिन्न देशों में क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दर्शाते। इन विच कंट्री डिड द प्लेयर स्कोर मैक्सिमम नंबर ऑफ रन इन द एग्रीगेट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स। ठीक है, किस कंट्री ने ऐसा हुआ, तो मुझे लगता है इनको ऐड करना पड़ेगा और जो सबसे मैक्सिमम नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो ये तो कम है, 20 25 25 30 और ये तो मिनिमम हो जाएगा। 35 35 45 ये भी हटाओ, इन दोनों में से ऐड कर लेते हैं। 50 50 38, हाँ ये देखो 62 सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़े नंबर है। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा आएंगे। अगर हम डाटा को देखें तो ऑप्शन नंबर ए डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन द टेबल लैम्प्स। ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8% एंड रिड्यूस प्राइस टू द कस्टमर्स हु पे कैश। व्हाट डज द कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर अ टेबल लैम्प। ठीक है, देखो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4, और दूसरा दे रहा है 8% का डिस्काउंट एक और। तो 8% का मतलब होता है 8/100, मतलब अगर 2 से काटे या 4 से काटे तो 4 से 2 बार और ये 25। तो कहीं ना कहीं अगर एमआरपी और एसपी का रेशियो देखें तो ये कह रहा है कि 4 रुपए अगर एमआरपी है तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, वो तो 3 रुपए में बिकेगा। यहाँ पर 25 रुपए एमआरपी है तो 2 रुपए का डिस्काउंट 23 रुपए में बिकेगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 23 3 3 9 3 2 6। ठीक है, कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि कितना रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं 31 रुपीज का डिस्काउंट है। लेकिन इसने कहा कि कहीं ना कहीं 2500 का है एमआरपी, तो इसका मतलब ये 25 टाइम्स है। तो इसको भी मुझे 25 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2500 लाने के लिए। ठीक है, इसका 25 गुना है, इसका भी 25 गुना करना पड़ेगा। तो 69 का मुझे 25 टाइम्स करना है। तो 5 9 जा 45। ठीक है, 5 6 जा 30, 30 और 4 34, 2 9 जा 18। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 5 आएगा, 8 और 4 12, 25 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए 1725 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच हो गया ऑप्शन,
सारे ऑप्शन बाकी एलिमिनेट हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं उसमें। ठीक है, और अब का लास्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो कि 1.5 मीटर हाई है, 3 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर वाइड है। तो इसमें कितना वाटर उसमें वो होल्ड कर सकता है, ये ध्यान रखें, लीटर्स में बताना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है वो कहीं ना कहीं 1000 लीटर्स को कैप्चर करता है। 1 मीटर का क्यूब अगर आप बनाओगे, 1 मीटर का 1 बाय 1 मीटर का क्यूब बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, नीचे 100 आ गया, और यहाँ पर इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं 2 जीरो इसकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 15 इंटू 3 45, 45 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 15 5 25। ठीक है, देखो अगर यूनिट डिजिट मैच करें हम, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 5 3 15, 15 का 5, 5 5 25। ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगी और एक जीरो यहाँ पर आएगी, तो लास्ट में जीरो आएगी और 50 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है करने की, बस आप ये देखो कि जैसे जैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट आप कर सकते हो, चाहे यूनिट डिजिट से चाहे टेंस डिजिट से, तो वो काम आपका ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, CHSL का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने जा रहा है। ठीक है, तो जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के पेपर को सेट लगाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।